हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम क्लास 9th का चैप्टर शुरू किए थे पहला। कुछ कारणों से क्या हुआ कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई, ठीक है। तो अब रेगुलर पढ़ेगी वीडियो। तो हम जैसे जान रहे थे कि केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, 9th क्लास का चैप्टर 1 शुरू किए थे, जिसमें अवस्थाएँ के बारे में पढ़ रहे थे, जो ठोस अवस्थाओं के बारे में बता चुके थे, और हमारी बातचीत हमारी द्रव की अवस्था के बारे में, ठीक है। तो द्रव किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि वह पदार्थ जिसकी आकृति अनिश्चित होती है तथा आयतन उसका निश्चित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं, ठीक है। तो उन द्रवों की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। या क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि द्रव की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है, या क्वेश्चन पूछ दिया था कि द्रव का सामान्य गुण कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो इसको बारी बारी से जानते हैं हम। पहला जो हमारा होगा वो परिभाषा से आपका एक गुण निकल के आएगा, यानी कि सामान्य विशेषताएं निकल के आएगी। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ये कैसे होता है? तो मान लीजिए कि यहीं पे देख लेते हैं। मान लीजिए एक गिलास हो गया, तो इस गिलास में हमारा पानी जो है, ठीक है, जल भरा है, ठीक है। और एक हम ले लिए इसका आयतन, जिसका परिधि क्या है? इतने के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है, ठीक है। अब क्या किए, यानी कि इस जल को, गिलास के जल को इसमें जब डालेंगे तो इस पानी का जो आकार है यहाँ बढ़ जाएगा। पानी की आकृति जो है क्या हो गई? चेंज हो गई। लेकिन इसके पीछे वाला पेंदी वाला चीज है, जिसको आयतन कहते हैं, वो क्या हो गया? सेम रह गया, ठीक है। तो इसीलिए कहेंगे कि इनकी जो आकृति होती है निश्चित नहीं होती है, तथा उसका आयतन जो होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। बात क्लियर हुई? दूसरा गुण की बात की जाए तो द्रव का घनत्व जो होता है ठोस के घनत्व से कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया ठोस, ये ठोस के अणु हो गए, ये द्रव के अणु हो गए, और ये हो गए हमारे गैस के अणु, ठीक है। इसको ठोस बोल सकते हो, इसे द्रव बोल सकते हो, इसको गैस बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए कि द्रव का घनत्व जो होता है ठोस के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। यहाँ देखिए अणुओं की संख्या है इसमें बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं ठोस में, लेकिन द्रव में देख रहे हैं तो इनके अणुओं का बीच कोई जकड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें जकड़ा हुआ है, जिसके कारण से घनत्व क्या हुआ? ज्यादा हुआ। और यहाँ पे एक दूसरे से ये बंधे नहीं हुए हैं, जिसके कारण से हम कहेंगे कि इसका जो घनत्व है इसकी तुलना में कम है। बात क्लियर हुई? तीसरा पे आते हैं। तो तीसरा होता है द्रव जो होता है प्रायः असंपीड्य होता है। प्रायः मतलब कह सकते हो आंशिक रूप से, ठीक है, मतलब कम मात्रा में क्या होता है? तो असंपीड्य होता है, मतलब नहीं दब पाता है। यानी कि यहाँ पे देखो तो क्या होता है, ये पूरा संपीड्य था, ठोस जो था वो पूरा संपीड्य था, यानी कि ये नहीं दब सकता था। लेकिन यह कर सकते हो, कुछ तो दबा सकते हो द्रव को, ठीक है, कुछ दबा सकते हो। इसका मतलब ये हो कि प्रायः वो असंपीड्य होता है। बात क्लियर है? चौथा देख लेते हैं इसका गुण के बारे में। तो द्रवों का द्रव्यमान और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका द्रव्यमान की बात की जाए तो कमरे के ताप पर ये क्या होता है? कम होता है। लेकिन क्वथनांक की बात की जाए द्रव के, तो वो कमरे के ताप पर क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि द्रवों का द्रव्यमान और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं। पांचवा की बात की जाए तो पांचवा हमारा द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। देख लो, जैसे मान लो कि पानी हो गया, पानी क्या है? द्रव है। ब्लड मान लो, ठीक है। जैसे ब्लड ही गिरता है तो क्या होता है? क्या मतलब एक फर्श पे ब्लड के गिराओगे तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता है? जा सकता है, ठीक है। यानी कि वो बह भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि द्रव पदार्थों में क्या होती है? बहने की प्रवृत्ति भी होती है। क्यों बहने की प्रवृत्ति होती है? क्योंकि उसके अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान ज्यादा है। यानी ठोस के तुलना में अंतरा आणविक स्थान क्या है?
द्रव में ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव में विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव में कैसा प्रवृत्ति पाई जाती है? तो विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। विसरण की प्रवृत्ति कैसे पाई जाएगी? यहाँ पे देखो, ठोस में, क्या इस ठोस में हम कोई भी सामान मिला सकते थे? कोई भी पदार्थ मिला सकते थे? नहीं मिला सकते। लेकिन यहाँ पे देखो, हम किसी भी पदार्थ को, यानी कि मान लो ये वाटर हो गया और चीनी का घोल हमें मिलाना हो तो वो आसानी से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो आणविक स्थान जो है, अणु का स्थान है, वो क्या है? ज्यादा है, जिसके कारण से ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? समा जाएंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव का जमना प्रक्रिया भी पाई जाती है, मतलब द्रव के जमने की प्रक्रिया की क्या पाई जाती है? द्रव की बहुत विशेषताएं होती है। मान लो कि द्रव को जब हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, पानी को फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, तो रख देते हैं तो क्या होता है? वो बर्फ के रूप में बदल जाता है। फ्रीजर में रख देते हैं तो और जल्दी बर्फ में बन जाता है। ठीक है, यानी कि वो क्या हो गया कि द्रव का जमना भी काम करता है। किसमें? द्रव की विशेषताएं में। ठीक है, द्रव की जमना क्या होती है? किसी भी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। यानी कि वो द्रव से क्या हो, सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाए तो वो, जैसे बर्फ से बड़ा क्या होता है? पानी से किस में चेंज हो जाता है? तो ठोस में चेंज हो जाता है, द्रव में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? तुम्हारा द्रव का जमना कहलाता है। 8वें नंबर की बात की जाए, इसमें वाष्पन की क्रिया होती है। इसमें वाष्पन की क्रिया होती है। वाष्पन की परिभाषा क्या होती है कि किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वाष्पन ये भी देख सकते हैं, जैसे हम मार्केट से हम क्या लाते हैं? दूध का थैला जब तक फ्रिज में रहता है तब तक देखना कि उस पर वाष्प नहीं बन पाता है। ठीक है, जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं, वायुमंडल में उसको प्रवेश कराते हैं, तो वो क्या करने लगता है? तो वाष्प बनना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बर्फ को ले लीजिए, एक बीकर में ले लीजिए। बीकर में लेने के बाद नीचे से क्या कीजिए? मोमबत्ती की आग जलाइए। जलाने के बाद आप क्या देख पाएंगे? ये देख पाएंगे कि जितना भी बीकर वाला ऊपर का हिस्सा है उसमें क्या हो, छोटे छोटे बूंदे पानी जाके जम गया है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाष्प कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये द्रव की विशेषताएं हो जाए। नेक्स्ट दिन हम इसकी और बारे में पढ़ेंगे इसके। ठीक है, वाष्पन के बारे में पढ़ेंगे कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, गैस की प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे, गैस की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।